नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग से हम लोग मानव कार्यकी का एक अध्याय उत्सर्जन तंत्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे यूरियोटेलिज्म। 3 थे ना अपने पास में बेटा, 2 की इस वीडियो में बात कर लेंगे हम लोग यूरियोटेलिक यानी यूरियोटेलिज्म की। तो यहां पे देखते हैं अपन लोग 2 नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं क्या, यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म से क्या तात्पर्य है? यूरियोटेलिज्म से यह तात्पर्य स्टूडेंट्स कि क्या तात्पर्य है कि यहां पे समझना बहुत अच्छी तरीके से कि ये जो प्रक्रिया है इसमें जो जीव होंगे वो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में किसको निकालेंगे? यूरिया को। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होगा इसमें जो बाहर त्यागा जाएगा? वो होगा यूरिया। तो यहां पे अपन लोग क्या लिखेंगे? N2 वेस्ट यानी नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ। क्या होगा इसमें? बाहर क्या त्यागा जाएगा? यूरिया। क्या होगा बेटा आपके पास में? यूरिया। ठीक है। और यूरिया जो होता है वो अमोनिया की तुलना में कम विषैला होता है। तो यहां पे ये बिंदु दर्ज करना होगा। यूरिया अमोनिया की तुलना में, किसकी तुलना में? अमोनिया की तुलना में लगभग 1 लाख गुना कम जहरीला होता है या कम विषैला होता है। ठीक है, क्या होता है? कम विषैला होता है। अब जब ये कम विषैला होता है तो इसलिए ये शरीर के अंदर संग्रहित भी रह सकता है कुछ समय तक, मतलब लंबे समय तक। अगर अपन यूरिया को शरीर में संग्रहित भी रह जाए तो भी हमारे शरीर को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं, इस कारण यूरिया शरीर में अत्यधिक समय के लिए संग्रहित रह सकता है। क्या कर सकता है? संग्रहित रह सकता है। जबकि अगर अपन बात करें अमोनिया की, अमोनिया को तुरंत या तो शरीर से बाहर त्यागना पड़ेगा या उसको कम विषैले पदार्थ यानी यूरिया के अंदर परिवर्तित करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता है तो फिर बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। जबकि यूरियोटेरिक में क्या आपके पास में कि इसको मैं शरीर के अंदर, देह के अंदर सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है आपके पास में? कम जहरीला होता है, उत्तकों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। यूरिया को बाहर त्यागने के लिए कम जल की आवश्यकता पड़ती है, यानी 1 ग्राम यूरिया उत्सर्जित, क्या करने के लिए? उत्सर्जित करने के लिए लगभग 50 ml पानी की आवश्यकता पड़ती है। कितनी? लगभग 50 ml जल आवश्यक होता है। समझ गए मेरी बात को? तो उसमें कितना था? उसमें आपके पास में जल की रिक्वायरमेंट हो रही थी 300 से 500 ml, और उसमें सीधा 10 गुना कम हो गई है। इसलिए यहां पे क्या होता है आपके पास में कि इसको उत्सर्जित करने के लिए कम जल की आवश्यकता पड़ती है। समझ गए मेरी बात को? अब ये यूरिया बनता कहां पे है? ठीक है, कि यूरिया का संश्लेषण कहां हो रहा है? यूरिया का संश्लेषण तो उच्च वर्गीय जो प्राणी होते हैं जैसे कि स्तनधारी यानी कि मानव, ठीक है, उच्च वर्गीय प्राणियों में क्या होता है? देखिएगा, उच्च वर्गीय प्राणियों में यूरिया यकृत में, कहां पे बन रहा है आपके पास में? यकृत में संश्लेषित होता है। होता क्या बेटा? यकृत में एक चक्र चलता है, उसको बोलते हैं यूरिया चक्र या ऑर्निथन चक्र। इसके बारे में हम उत्सर्जन तंत्र के वीडियो में जरूर पढ़ेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में जरूर आएगा ऑर्निथन चक्र के बारे में। लेकिन आपको बता रहा हूं कि
उसमें क्या होता है आपके पास में, उच्च वर्गीय प्राणियों में यूरिया यकृत में संश्लेषित होता है, मतलब यकृत में बनता है। और यकृत में कौन सा चक्र चलता है वो भी ध्यान रखना, यकृत में चलता है आपके पास में यूरिया चक्र। कौन सा चक्र चल रहा है आपके पास में, यूरिया चक्र या आर्निथन चक्र, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, यूरिया चक्र या आर्निथन चक्र, या एक और नाम होता है इसका क्रेब्स हेंसल साइकिल। तो अपन इसको एक और लिख सकते हैं, ये साइंटिस्ट के ऊपर है, क्रेब्स हेंसल चक्र। इसके माध्यम से यूरिया का निर्माण होता है। अब ये चक्र क्या होता है, इसके लिए आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के आगे आने वाले। ऑलराइट, ये बात आप थोड़ी सी यहां पे दिमाग में रख लीजिएगा। ये उच्च वर्गीय प्राणियों में है, और उच्च वर्गीय प्राणियों में अपने पास में मानव का एग्जाम्पल आ सकता है, मतलब मानव के अंदर ये प्रक्रिया चलती है, इसलिए अपन मानव उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे जब इसके बारे में जरूर बात करेंगे। एक तरीके से और संश्लेषण बताता हूं, लेकिन ये उच्च वर्गीय में नहीं है, एक स्पेशल बता रहा हूं आप लोगों को। जो उपास्तिल मछलियां होती है, उपास्तिल मछलियां, उपास्तिल मछलियां मतलब आपके पास में ऐसी मछलियां जिनका अंत कंकाल में केवल और केवल उपास्थि पाई जाती है। उपास्तिल मछलियों में जो यूरिया का निर्माण है, यूरिया का निर्माण समस्त शरीर के ऊतकों में होता है, केवल हृदय व मस्तिष्क को छोड़ करके। हृदय व मस्तिष्क में नहीं होता है, ठीक है ना, केवल हृदय व मस्तिष्क में नहीं होता है। मतलब हृदय और मस्तिष्क को छोड़ दो, बाकी सारे शरीर के ऊतक होंगे, अंग होंगे, उनसे क्या होता है, यूरिया का निर्माण होता है उपास्तिल मछलियों में। कैसी मछलियों में, उपास्तिल मछलियों में। प्रक्रिया क्या होती है, अमोनिया जो होता है उसके साथ में जो ये ऊतक होता है ना, शरीर के ऊतक, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं ऊतक से CO2 बनती है, क्योंकि उसमें पापचयी क्रिया चलती है। तो यहां पे क्या होगा, ऊर्जा लगेगी, ऊर्जा की मदद से क्या होगा, ये आपके पास में कन्वर्ट हो जाएगा NH2CO NH2CO प्लस जल के अंदर। और NH2CO किसका सूत्र है, यूरिया का सूत्र है। समझ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ आपके पास में, प्रक्रिया क्या हुई आपके पास में, प्रक्रिया ये हुई आपके पास में कि ये जो CO2 नजर आ रहा है आपको, ये ऊतक द्वारा उत्सर्जित हुआ, ठीक है। और अमोनिया तो पहले बना हुआ है, इसमें अमोनियम है, अमीनो अम्ल का डीएमिनेशन से बन गया अमोनिया। अब अमोनिया ने CO2 के साथ में अभिक्रिया करके क्या कर लिया, यूरिया का निर्माण कर दिया। ये आपके पास में किसका होता है, यूरेकोटेलिज्म के बारे में बातचीत है। अब हमको इसके क्या करने पड़ेंगे, उदाहरण देखने कि इसमें कौन कौन से उदाहरण थे। मानव इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द यूरेकोटेलिज्म। तो अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं अब किसके बारे में, उदाहरण के बारे में। उदाहरण में 1 नंबर पे अपने पास में जो आ रहा है वो कौन है, मानव। कौन आ जाएगा, मानव। 2 नंबर पे उदाहरण आपके पास में जो आ जाएगा वो हो जाएगा जलीय स्तनधारी, जैसे कि व्हेल मछली, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास में, जलीय स्तनधारी, जैसे व्हेल मछली। व्हेल मछली स्तनधारी होती है बेटा, ध्यान रखना। व्हेल मछली और सील मछली आदि जो भी स्तनधारी होते हैं वो जलीय स्तनधारी। तीसरा उदाहरण आपके पास में हो जाएगा कि कौन से होते हैं, टेरेस्ट्रियल को बोलते हैं स्थल वाले स्तनधारी, स्थलीय। एक बार इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, लास्ट वाला वर्ड, स्थलीय स्तनधारी। स्थलीय स्तनधारी में आपके पास में आ जाएगा कुछ उदाहरण जिसके बारे में बातचीत कर लेता हूं मैं यहां पे। एक आ जाएगा आपके पास में ऊंट, एक आ जाएगा कंगारू चूहा। इनमें क्या होता है, ये स्थलीय स्तनधारी होते हैं, इनमें भी यूरिया क्या होता है, त्यागा जाता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप लोग यहां पे। उसके बाद में आपके पास में आता है कुछ जो आपके पास में रहती है उपास्तिल मछलियां। कैसी, उपास्तिल मछलियां। उपास्तिल मछलियों में एक तो मैं ले लेता हूं शार्क को, सुना होगा आप लोगों ने नाम,
ये उपास्तिल मछली होती है शार्क, और एक लेता हूं रे फिश, रे मछली, ठीक है, क्या होता है रे फिश। इन सब में आपके पास में क्या होता है, यूरिया होता है, वो क्या होता है, त्यागा जाता है शरीर से यानी देह से बाहर। अब एक आपको ड्यूल एक्सक्रेशन का टॉपिक समझा रहा हूं, मतलब इसका होता है द्वि उत्सर्जन, द्विपदार्थीय उत्सर्जन, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यूल एक्सक्रिएशन। इसका मतलब बताने जा रहा हूं आपको, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ड्यूल एक्सक्रिएशन, ड्यूल एक्सक्रिएशन से मतलब आपके पास में क्या है कि कई ऐसे प्राणी होते हैं जो दो प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, मतलब एक प्राणी दो प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन कर रहा है। यह डिपेंड करता है कि वहां की सराउंडिंग यानी आसपास की स्थिति कैसी है, कंडीशन कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। भाई अमोनिया भी उत्सर्जित कर रहा है और यूरिया भी उत्सर्जित कर रहा है, दोनों कर रहा है, लेकिन परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। तो ड्यूल एक्सक्रिएशन में क्या हो जाएगा आपके पास में, ड्यूल एक्सक्रिएशन में आपके पास में फंडा आ जाएगा कि कुछ जीव परिस्थिति अनुसार क्या करते हैं कि अमोनिया व यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, अमोनिया व यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन लोग बात करेंगे ताकि आपको पूरा अच्छे समझ में आए। देखिए दो प्रकार के करेंगे यहां पे आपके पास में। सबसे पहले आ जाएगा आपके पास में कौन, केंचुआ। क्या आ गया, केंचुआ। केंचुआ दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, एक अमोनोटेलिज्म, ठीक है, क्या आ जाएगा अमोनोटेलिज्म, टेलिज्म नहीं होगा टेलिज्म, और एक आपके पास में कर देगा यूरियोटेलिज्म। तो ये कब एमोनोटेलिज्म को फॉलो करेगा, जाहिर सी बात है जब आसपास में क्या होगा, पानी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। इसमें जब अत्यधिक पानी होगा, कैसा, अत्यधिक जल होगा तब ये करेगा, और कम जल होगा तो क्या करेगा, यूरिया का उत्सर्जन करेगा। आपको पता है अमोनिया को रिमूव करने के लिए ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है, सिंपल सी बात है। दूसरा उदाहरण मैं ले लेता हूं यहां पे, एक तो मैंने बता दिया क्या आपके पास में केंचुआ, दूसरा होता है आपके पास में लंग फिश, इसको अफ्रीकन टोड भी कहते हैं, अफ्रीकन टोड, ठीक है, मेंढक की प्रजाति का रहेगा। दोनों फंक्शन प्ले करेगा, अमोनिया का भी उत्सर्जन करेगा और यूरिया का भी करता है। बट कब करेगा, जाहिर सी बात है जब क्या होगा आपके पास में पानी की अत्यधिक मात्रा रहेगी तो वो करेगा, जब पानी में रहेगा तो वो ये चीज करेगा। मतलब जब जल में रहेगा ये मछली या टोड तो वो क्या करेगा, अमोनिया का उत्सर्जन करेगा। और जब यह यूरिया का कब करेगा, जब ये थल पे रहेगा, और थल पे भी कब, जब इसका मौसम नहीं होगा, क्योंकि ये सीजनल होते हैं, ठीक है, क्या होता है सीजनल। आपको पता होगा जो मेंढक है वो बारिश के सीजन में ज्यादातर बाहर निकलता है, तो उसके अतिरिक्त जो सीजन होता है जैसे गर्मी या सर्दी, उसमें अगर थल पे रह रहा है तो उस समय पे क्या होता है, ये यूरिया का स्त्रावण करता है, या स्त्रावण नहीं सॉरी उत्सर्जन करता है, ठीक है। 3 नंबर पे बात कर लेता हूं आपके पास में मगरमच्छ की, बहुत आसान सा है, ठीक है, मगरमच्छ की बात कर लेते हैं। और आपको पता ही है क्या चीज है, मगरमच्छ जल में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। कुछ उदाहरण देकर के इसलिए समझा रहा हूं आपको ताकि आपका फंडा क्लियर रहे। जानते हैं आप लोग यूरिया कब करेगा, जब जल में रहेगा, सॉरी अमोनिया कब उत्सर्जित करेगा, जब जल में रहेगा, और जब थल पे रहेगा तो उस समय पे क्या करेगा, ये यूरिया का उत्सर्जन करेगा। और मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि थल पर ही रहता है। कहां पे रहता है, थल पर रहता है, ज्यादातर कहां रहेगा, थल पर रहेगा। ये होता है आपके इसमें ड्यूल नेचर। कई जीव क्या होते हैं, दो अलग अलग प्रकार के, एक ही जीव दो अलग अलग प्रकार के क्या कर सकते हैं आपके पास में यहाँ पे उत्सर्जन कर सकते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का भी और यूरिया का भी। तो ये अपन लोगों ने यूरेकोटेलिज्म के बारे में पढ़ लिया, यूरियोटेलिज्म के बारे में पढ़ लिया। इससे पहले अपन ने अमीनोटेलिज्म के बारे में पढ़ लिया। इसमें एक उदाहरण देना भूल गया हूं, मैं आपके पास में लिख देता हूं। अधिकांश, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण था, अधिकांश जलीय जीव, अधिकांश जलीय जीव, ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी एक इसका उदाहरण था। तो हमारे पास में 3 प्रकार के थे, मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, ये 2 हमने पढ़ लिए। अगले वीडियो में मैं आपके पास में बात करूंगा यूरिक अम्ल यानी यूरेकोटेलिज्म के बारे में,
और साथ ही साथ में मैं आपके पास में बात करूंगा इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन भी, और एक दो बातें और बताऊंगा इंटरेस्टिंग इनके बारे में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे उत्सर्जन अंगों के ऊपर। राइट, सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।